हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। मैं हूं शशांक लखेरा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो। जापान आज के समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलेगा। इनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इसके रिगार्डिंग कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए, कई सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी। लेकिन आखिरकार जापान हमसे काफ़ी दूर है और इंडिया में उसका नॉर्थ ईस्ट में उसका इंटरेस्ट इतना है क्यों? देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है। हम ना रशिया की साइड है, हम ना ही यूक्रेन की साइड हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करके बैठे हैं। भारत की सरकार अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर कर देती है कि बिल्कुल वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्लियरली कभी यहाँ पे ये नहीं कहती कि हम रशिया की साइड है या हम यूरोप की साइड है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है ना। देखिए, अगर हम बात करें जापान की, तो जापान आज के समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। इन्होंने लगभग $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगर आप इसके रीजंस देखोगे तो आपको वेरियस रीजंस देखने को मिलेंगे। और इंडिया जापान की अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, तो जब से भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब से जापान ने काफ़ी ज़्यादा भारत की मदद करी है। और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में भारत में जापान की फोर्सेस ने अटैक किया था। उस समय ब्रिटिश का रूल था, वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। और आपको पता होगा, एक तरफ इंग्लैंड था, एक तरफ जापान था। बेसिकली दोनों अलग अलग पार्टीज में थे। तो जापान का इंटेंशन बिल्कुल यहाँ पे क्लियर था कि हमको ग्रेट ब्रिटेन को किसी भी तरीके से हराना है और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना है। 1942 में आईएनए को फॉर्म किया गया था। जापान ब्रिटेन एक दूसरे से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन जापान किसी भी कीमत में ब्रिटेन को हराना चाहता था। और यहाँ पे आप ये भी सोच रहे हो कि ब्रिटेन को हरा के जापान अपनी डोमिनेंस इंडिया पे कर लेता, बट ऐसा नहीं था। जापान का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो इंडिया पे राज करे। लेकिन तब से अगर आप इंडिया और जापान की फ्रेंडशिप देखोगे तो आपको काफी बेहतर फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी। 75 साल हो चुके हैं हमारी फ्रेंडशिप को। और सबसे पहला देश जिसने भारत को रिकॉग्नाइज किया था, उसकी सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया था, वो जापान ही था। 75 साल बाद आज के समय अगर आप इंडिया और जापान के रिलेशन देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इंडिया और जापान के बीच में आपको काफ़ी सारे पार्टनरशिप प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट शिंजो अबे लेके आए। इसके साथ और भी बहुत सारे सिक्योरिटी पैक्ट भारत और जापान के बीच में साइन हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसमें जापान का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको जापान का ही योगदान देखने को मिलेगा। 80% जो फंड है वो जापान ने एलोकेट किया है। और जापान भारत की हमेशा से ही मदद करता आ रहा है। और देखिए, अगर हम इंडिया और जापान के टाइज की बात करें तो 2017 में एक्ट ईस्ट फोरम यहाँ पे डेवलप किया गया था। एक्ट ईस्ट फोरम को यहाँ पे साइन किया गया था। एक एग्रीमेंट था ये, जिसमें भारत और जापान मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पूरे भारत को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्यों जापान ज़्यादा फोकस कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना होगा नॉर्थ ईस्ट को, फिर आपको समझना होगा जापान को, फिर आपको समझना होगा म्यांमार को। इन तीनों चीज़ों को जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार जापान क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है और इतना ज़्यादा क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, ये आपके सामने मैप है और मैं पहले थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ूम आउट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये है जापान। अब देखिए, जापान के अगर आप आस-पास के देश देखोगे ना, तो उनकी उतनी अच्छी किसी से बनती है नहीं। जापान के नॉर्थ कोरिया से उतने अच्छे रिलेशन नहीं है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जापान के बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। ईस्ट चाइना सी में चाइना बहुत सारे आइलैंड्स पे ये क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा पार्ट चाइना का है। और चाइना और जापान में आपको कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर से मिसाइल टेस्ट करता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, लाओस। खैर, इनसे इनके रिलेशन ठीक-ठाक हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे रीजन को देखोगे ना, इंडो पैसिफिक रीजन को, ये पूरा रीजन देखो, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशन है वो आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया पावरफुल भी है, चाइना को बिल्कुल यहाँ पे कॉम्पीट कर सकता। चाइना से लड़ने में एक ही देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया। जापान इसलिए इंडिया का अलाई है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन को उसको सिक्योर करना है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, देखिए नॉर्थ ईस्ट में आज के समय आपको पता है कि उतना डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक हिली एरिया है।
हिली एरिया में उतना डेवलपमेंट करना जो है इतना आसान होता नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि काफ़ी देशों से जो है बॉर्डर शेयर करता है। ख़ासकर अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखोगे तो चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब देश आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बड़ी बॉर्डर जो है शेयर करते हैं दूसरे राज्यों से। और जापान का विज़न बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि इनको ट्रेड रूट्स को जो है डेवलप करना है सभी देशों के लिए। इंडो पैसिफिक बिल्कुल यहाँ पे सेफ रहे, ओपन रहे, फ्री रहे। इस वजह से जापान जो है इंडिया से अपने टाइज़ बहुत अच्छे कर रहा है। और देखिए आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जो है साइन हुए हैं। जापान ने असम गुवाहाटी वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट करी है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट का जो रोड नेटवर्क है, उसको भी जो है डेवलप करने के लिए जापान ने एग्रीमेंट साइन किया है जो कि असम से मेघालय तक है। और देखिए जापान ने एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है IRIS। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं वो जापान विजिट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। देखिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट को स्टडी करोगे, नॉर्थ ईस्ट में उतने स्कोप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको अलग-अलग रीजन में देखने को मिलेंगे। खासकर आपको दिल्ली वगैरह, एमपी में भी बहुत सारे लोग जो है देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे होटल्स में यहाँ पे काम कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे सीख रहे हैं चीज़ें, क्योंकि उनके यहाँ उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जापान जो है इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि आने वाले समय में जापान में जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है, कि वर्कफ़ोर्स की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो नॉर्थ ईस्ट से ही जो है लोगों को यहाँ से लेके जाएँगे। बेसिकली वो यहाँ पे एक तरीके से बुलावा भेज रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, भैया आपको जो है हम सब कुछ यहाँ पे सिखाएँगे, फिर उसके बाद जो है आप जापान आ सकते हो, जापान पे भी जो है काम कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि जापान में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है। आने वाले समय में जापान जो है ख़त्म भी हो जाएगा। कई सारे आर्टिकल्स तो जो है ये भी पब्लिश हुए हैं कि जापान पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आप इंडिया और जापान के रिलेशन देखोगे तो आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इन फ्यूचर हम यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया और जापान के रिलेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। और एक चीज़ और, दोनों देशों के अगर आप दुश्मन देखोगे तो आपको एक ही देखने को मिलेंगे, वो है चाइना। इंडिया भी चाइना को काउंटर करना चाहता है, वहीं जापान भी चाहता है कि हम जो है चाइना को काउंटर करें। और दूसरा रीज़न है यहाँ पे इंडो पैसिफिक। आपको पता है किस तरीके से चाइना जो है अपनी शिप्स यहाँ पे घुसेड़ देता है, पूरी यहाँ पे नज़र रखे हुए है वो। तो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन को हम सेव कर पाएँ, इस वजह से बहुत ही हेविली जो है जापान इन्वेस्ट कर रहा है भारत में। और एक चीज़ और है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनमें अगर आप देखोगे तो उतने स्कोप्स होते नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के। लेकिन भारत अभी डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ पे जो है पैसे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एट लास्ट आई होप आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ही इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।